Hello students, in today's lecture we'll be seeing about homolytic fission of a covalent bond, heterolytic fission of a covalent bond, free radicals, electrophiles and nucleophiles. ये सब जो मैंने बोला ये related है एक दूसरे से. So don't take it as separate topic, though they are given as separate topics in your textbook, but don't take it as separate topic. ये सारे related है एक दूसरे से, right? तो चलो शुरू करते हैं. हम शुरू करेंगे फिशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड. फिशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड. फिशन का मतलब होता है टूटना, टू ब्रेक, राइट? सो लेट अस सी हाउ अ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. मान लो हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है. लेट मी टेक दिस एग्जाम्पल. मेरे पास ये है CH3Cl, राइट? अब तुम देखो कि यहां पे मान लो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है Cl, ठीक है. अब यहां पे अगर तुम देखोगे तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, राइट? कार्बन और हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है. तो जब भी ऐसा केस होता है कि C और H में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, राइट? और मेरे को अगर ये CH कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना है, आई वांट टू ब्रेक CH कोवेलेंट बॉन्ड, हाउ एम आई सपोज टू डू दैट? सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस? ये कोवेलेंट बॉन्ड यू नो इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो जब ये C और H के बीच की ये कोवेलेंट बॉन्ड जब बनी तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ. एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, एंड दैट इज हाउ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड. होप यू नो ऑल दिस थिंग्स, राइट? नाउ जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या होगा? देखो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेगा. क्यों ऐसा? बिकॉज उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है. दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेग्लिजिबल डिफरेंस है उनके बीच में, बहुत ही कम डिफरेंस है कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में. तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने ले लिया, और इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक हो गई, राइट? तो ब्रेक होने के बाद हमको क्या मिला? हमको कुछ ऐसा मिला, CHCl, C और H जुदा हो गए, है ना. हम जुदा हो गए, ऐसा गाना गाएंगे अब वो, राइट? सो व्हाट विल हैपन? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, करेक्ट? दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, राइट? इस तरह की जो फिशन है या इस तरह का जो ब्रेकिंग है कोवेलेंट बॉन्ड का, इसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक फिशन. होमोलाइटिक फिशन. होमोलाइटिक फिशन. होमोलाइटिक फिशन में बेसिकली होता क्या है, ठीक है? उसके मेन फीचर्स देखते हैं कि होमोलाइटिक फिशन में होता क्या है. होमोलाइटिक फिशन में सबसे पहले तो कब होगा, पहले वो देखते हैं. ये कब होगा? जब तुम्हारे जो बॉन्डेड एटम्स है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नेग्लिजिबल है, राइट? सो व्हेन देयर इज नेग्लिजिबल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी between bonded atoms. When there is negligible difference of electronegativity between the bonded atoms, उस वक्त होमोलाइटिक फिशन होगा. वेरी सिंपल. आगे बढ़ते हैं. होमोलाइटिक फिशन में होता क्या है? होमोलाइटिक फिशन में क्या होता है? ईच बॉन्डेड एटम takes one electron of कोवेलेंट बॉन्ड. हर एक बॉन्डेड एटम एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा कोवेलेंट बॉन्ड का, राइट? अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आई वांट टू एक्सप्लेन यू वन थिंग. जब भी इस तरह से होता है ना कि एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, हम उसको फिश हुक एरो से बताते हैं. ये जो एरो है उसको बोलते हैं फिश हुक एरो. आई राइट डाउन हियर, फिश हुक एरो, राइट।
अगर एटम एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है बॉन्ड का तो हम उसको ऐसे बताएंगे, इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रही है और एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है और दूसरे को कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम उसको ऐसे दिखाएंगे। समझ में आया समझ में? तो अब अगर तुम ऐसा सिंबल देखोगे तो समझ जाना कि एटम इज टेकिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा है देखो, समझ जाना कि एटम इज टेकिंग बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। वेरी सिंपल। चलो, सो इनके बीच का नेग्लिजिबल डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नेग्लिजिबल है, इसलिए हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इस तरह से होमोलाइटिक फिशन हो रहा है। ठीक है, होमोलाइटिक फिशन से सर बनता क्या है? तो ये जो बना ना, ये वाला मॉलिक्यूल जो बना, ये ये जो स्पीशीज बनी, इस स्पीशीज को हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। ये जो स्पीशीज बनी इसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। ठीक है, समझ में आया? होमोलाइटिक फिशन में क्या होता है, जब दो एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नेग्लिजिबल होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्डेड एटम और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा बॉन्डेड एटम ले लेगा, राइट? और उसकी वजह से हमको क्या मिलेंगे? फ्री रेडिकल्स मिलेंगे। ठीक है, अब फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं? लेट्स टॉक अबाउट फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? दे आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। दे आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, राइट? वाई दे आर हाईली रिएक्टिव? क्यों हाईली रिएक्टिव होने चाहिए वो? देखते हैं। हमने अभी ऐसा ड्रॉ किया, ये फ्री रेडिकल था, राइट? तुम देख सकते हो क्या यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? दो इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये एक 7th इलेक्ट्रॉन। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, राइट? इसलिए कुछ भी करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और खींचने की कोशिश करेगा ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, राइट? दे विल बी हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होंगे। ठीक है, सो दे आर हाईली रिएक्टिव। Okay, they have free. Why they are highly reactive? Because they have unpaired electrons, right? पहले के ज़माने में पता है क्या होता था? पेरेंट्स पूछते थे, बेटा बड़ा होगा क्या बनेगा? बच्चा बोलता था, पापा मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं आर्किटेक्ट बनूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, राइट? अभी आजकल के छोटे छोटे बच्चों को पूछो ना कि क्या बनेगा बड़ा होके, तो बोलेगा फ्री रेडिकल, हाईली रिएक्टिव, राइट? आई विल बी हाईली रिएक्टिव व्हेन आई ग्रो अप। So, free radicals are highly reactive. Why they are highly reactive? Because they have unpaired electron, right? And their octet is not completed. That is the reason for their high reactivity. ठीक है, अगर इसका मैं तुमको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करके दिखाऊं फ्री रेडिकल का, तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा होगा, C, राइट? CH3। ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और ये जो है ये p ऑर्बिटल होगी, ये p ऑर्बिटल होगी, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और ये p ऑर्बिटल होगी जिसमें कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होगा, राइट? अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो देखो मुझे शेप कुछ ऐसा मिलेगा, है कि नहीं? अगर मैं ज्वाइन करूं तो शेप कुछ ऐसा मिलेगा, बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री और ये है हमारी p ऑर्बिटल, ये है p ऑर्बिटल। ठीक है, जिसने sp2 हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया वो p ऑर्बिटल। तो कुछ ऐसा उसका ऑर्बिटल डायग्राम होगा फ्री रेडिकल का। अब फ्री रेडिकल का हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड करते हैं? तुमको ऑलरेडी मालूम है हाइब्रिडेशन फाइंड करने का फॉर्मूला, तुम उसमें से फाइंड कर सकते हो हाइब्रिडेशन और तुमको sp2 हाइब्रिडेशन मिल जाएगा। क्या फ्री रेडिकल्स, अगेन मैं एक पूरा अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ फ्री रेडिकल्स में, जिसमें हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं, राइट? वो कैसे बनते हैं और उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, हाइब्रिडेशन क्या होता है, ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हम उसमें कवर करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ बेसिक्स देख रहे हैं कि व्हाट इज अ फ्री रेडिकल। ठीक है, अब फ्री रेडिकल बनते कब हैं? जब होमोलाइटिक फिशन होगा, है ना? फ्री रेडिकल्स कब बनेंगे? जब होमोलाइटिक फिशन होगा। होमोलाइटिक फिशन कब होगा? जब दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नेग्लिजिबल होगा, तब फ्री रेडिकल्स बनेंगे। लेकिन कुछ और फैक्टर्स हैं विच फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, अगेन नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक, बट सुन लो, कुछ और फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स दैट फेवर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन।
फैक्टर्स दैट फेवर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, राइट। कौन से फैक्टर हैं? H E L P R, इस तरह से वो याद रख सकते हो। हेल्पर, HELPR, हेल्पर, इस तरह से याद रख सकते हो। H मतलब हीट, E मतलब इलेक्ट्रिसिटी, L मतलब लाइट, P मतलब पैरोक्साइड और R मतलब रेडिकल। ये 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को फेवर करते हैं। हीट, अगर आप हीट करोगे तो फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में भी फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएंगे। लाइट ऑल्सो फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, राइट। इसलिए तुम जब अल्केन्स पढ़ोगे तो अल्केन्स में तुम देखोगे द रिएक्शंस आर मोस्टली कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बिकॉज अल्केन्स अंडरगो फ्री रेडिकल रिएक्शंस। पैरोक्साइड्स, राइट, जो पैरोक्साइड्स होते हैं, पैरोक्साइड, अगर तुम पैरोक्साइड डाल दिया किसी भी रिएक्शन में तो वो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन फेवर करेंगे। और रेडिकल, एक फ्री रेडिकल दूसरे न्यूट्रल स्पीशीज को भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। मान लो ये एक रेडिकल है, ये हमारा कोई दूसरा स्पीशीज है, जैसे ये दोनों कांटेक्ट में आए तो फ्री रेडिकल ने इसको भी फ्री रेडिकल बना दिया, ठीक है। फ्री रेडिकल ने इसको भी फ्री रेडिकल बना दिया। तुम्हें देखा होगा कुछ टाइम नहीं, काफ़ी टाइम पहले एक मूवी आई थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम, लेकिन शायद डरना मना है, ऐसा कुछ नाम था उस मूवी का। हाँ, तुम्हें शायद सुना भी नहीं होगा। तो उस मूवी में क्या दिखाते थे कि कुछ बच्चे हैं, राइट, और वो बच्चे क्या कर रहे हैं कि दे आर, वो पिकनिक पे कहीं गए हैं, राइट, और वहाँ पे कोई एक घर के अंदर है, तो कोई एक बूढ़ी है, ओल्ड लेडी, वो उनको स्टोरी सुना रही है। एक्चुअली वो भूत है। तो जैसे वो स्टोरी सुन रहे हैं ना, तो एक बच्चा उठ के जा रहा है, उसको डर लग रहा है, तो भूत उसको आके मार देता है, राइट। मरने के बाद वो भी भूत बन जाता है। फिर दूसरा बच्चा उठ के जा रहा है, उसको डर लग रहा है, तो अगेन भूत उसको मार देता है, वो भी भूत बन जाता है। मतलब डरना मना है, जो डरेगा उसको मार के भूत बना देंगे, ऐसा उस पिक्चर की थीम थी। तो अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। जैसे उसमें क्या हो रहा था कि एक भूत के कांटेक्ट में जब एक लिविंग बीइंग आया तो वो भूत बन गया, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। रेडिकल के कांटेक्ट में जब दूसरा रेडिकल आएगा तो वो रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, सो अभी देखो, अभी कोरोना में ये एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत फेमस हुए थे, एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट। एंटीऑक्सीडेंट्स लेना चाहिए फॉर गुड हेल्थ। व्हाट एंटीऑक्सीडेंट्स डू? एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, जैसे वो तुम्हारा फ्री रेडिकल जो बॉडी में बनते हैं उसके साथ रिएक्शन करता है, खुद फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और वो बाय एनी मीन्स बॉडी में से एलिमिनेट हो जाता है, वो कंपाउंड, वो फ्री रेडिकल बॉडी में से एलिमिनेट हो जाता है। एंड दैट इज हाउ इम्यूनिटी इज इंक्रीज्ड, ठीक है। ये कंसेप्ट है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तुमको समझ में आया, राइट, होमोलाइटिक फिशन क्या होता है और फ्री रेडिकल्स क्या होता है, अच्छे समझ में आया सबको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फ्री रेडिकल्स का पूरा स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा फ्री रेडिकल्स का, वो हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं। फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर, वो पूरा एक अलग से वीडियो आएगा फ्री रेडिकल्स का, उसमें हम स्टेबिलिटी ऑर्डर वगैरह सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक और तरह का हम फिशन डिस्कस करते हैं। मान लो कि सेम कंपाउंड में लूंगा, ये कंपाउंड लिया था मैंने, मिथाइल क्लोराइड, वही कंपाउंड ले रहा हूं। C और Cl के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, C और Cl के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड है। अब मुझे क्या करना है, यहां से Cl को निकालना है, मतलब बॉन्ड तोड़नी है। तो जब यहां से बॉन्ड टूटेगी तो तुम देखोगे Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से काफी ज्यादा है, क्लोरीन हैलोजन है, तो ऑफ कोर्स हैलोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होगी कार्बन से। तो इस केस में क्या होगा, ये क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। क्लोरीन विल टेक बोथ द इलेक्ट्रॉन्स एंड यू गेट ठीक है, राइट। यहां पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन विल टेक द इलेक्ट्रॉन्स एंड विल मूव आउट ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब इट विल ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड। तो तुमको यहां पे क्या मिला, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज मिली, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज मिली। इस तरह की जो फिशन होती है उसको बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फिशन। इस तरह की फिशन को हम बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फिशन। हेट्रोलाइटिक फिशन में क्या हो रहा है, देखो हेट्रोलाइटिक फिशन में नंबर 1 फर्स्ट के द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बोथ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, मैं लिख देता हूं, बोथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
राइट। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, राइट। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। क्लियर। और इस तरह से हमको एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज मिलेगी, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज मिलेगी इस केस में। और इस तरह के फिशन को हम बोलते हैं हेटेरोलाइटिक फिशन। तो अगर दो एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नेग्लिजिबल है, होमोलाइटिक फिशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस काफी ज्यादा है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, हेटेरोलाइटिक फिशन। वेरी सिंपल। नाउ ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो यहाँ पे बनी है, जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, इसको हम जनरली कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटायन। यू नो कैटायन इज अ पॉजिटिव आयन, एनायन इज अ नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे जो कैटायन बनी है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। जो कैटायन यहाँ पे बनी है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। और जो एनायन बनी है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज फॉर्म्ड is an electrophile and the negatively charged species formed is a nucleophile. Let's understand in detail what is an electrophile and what is a nucleophile. थोड़ा डेप्थ में समझते हैं उसको, ठीक है। चलो let's start with what is an electrophile. Electrophile is an electron deficient species, right? It is an electron deficient species which is of course formed due to heterolytic fission. लिख सकते हो। What are electrophiles? Simple, अगर देखो एकदम शॉर्ट में, what are electrophiles? Electron deficient species. Electron deficient species. ये भी याद नहीं रह रहा है? चलो, अगर तुम इलेक्ट्रोफाइल वर्ड का मतलब समझ लोगे तो अपने आप तुम डिफाइन कर सकोगे इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रो, ये वर्ड तुम ध्यान से देखो, ये दो शब्दों का बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस फाइल। संस्कृत में करते हो ना वो संधि विच्छेद और वो सब, हाँ यहाँ भी वही करना है, संधि अलग करनी है, राइट। तो एक वर्ड हो गया इलेक्ट्रो, एक वर्ड हो गया फाइल, दो वर्ड्स हो गए इलेक्ट्रो और फाइल। इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, द वर्ड इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन एंड फाइल स्टैंड्स फॉर अट्रैक्शन। दिस वर्ड स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, दिस वर्ड स्टैंड्स फॉर अट्रैक्शन, राइट। मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीशीज। विच स्पीशीज विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट। लाइफ में जिसके पास जिस चीज की कमी होती है उसी चीज को अट्रैक्ट करता है, राइट। गरीब होगा तो पैसे को अट्रैक्ट करेगा, अमीर होगा तो मेंटल पीस को अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं? जिसके पास जिस चीज की कमी है उस चीज को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले स्पीशीज, सिंपल। इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल्स। वेरी सिंपल। तुम नाम समझ गए तो डिफाइन कर सकते हो, राइट। सो और ये वर्ड तुम बार बार मतलब कि ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा ऑर्गेनिक का जहां तुम इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल्स ये वर्ड यूज नहीं करोगे। लगभग हर जगह पे ये वर्ड्स आएंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं लेकिन फिर भी ये दो तरह के हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है तुम्हारे पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड, या ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो सकते हैं, या फिर ये न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकते हैं। कई ऐसे न्यूट्रल स्पीशीज हैं जो कि एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करते हैं। ओके, पहले हम देखते हैं पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज में तुम सारी पॉजिटिव आयंस लिख सकते हो, सारी पॉजिटिव आयंस। H प्लस आयन, राइट, Cl प्लस आयन, क्लोरोनियम आयन, इसको हम बोलते हैं क्लोरोनियम आयन, Br प्लस आयन। तुमको लग रहा होगा सर हेलोजन पे प्लस चार्ज कैसे रख रहे हो? देखेंगे हम जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से Cl प्लस बनता है, हम देखेंगे हाउ इलेक्ट्रोफाइल इज फॉर्म्ड, राइट। Br प्लस, सोचो, खुद सोचो, Br प्लस का क्या नाम होगा? ब्रोमोनियम आयन। अगर Cl प्लस क्लोरोनियम है तो Br प्लस क्या होगा? ब्रोमोनियम। I प्लस आयोडोनियम, आयोडोनियम। SO3H प्लस सल्फोनिक एसिड, राइट, सल्फोनिक एसिड। NO2 प्लस नाइट्रो, नाइट्रो, ठीक है। तो ये सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज हैं जो कि एज अ इलेक्ट्रोफाइल्स वर्क करती हैं। न्यूट्रल में आएंगे तुम्हारे नंबर 1 AlCl3। कोई मुझे समझा सकता है AlCl3 कैसे न्यूक्लियोफाइल सॉरी इलेक्ट्रोफाइल हो गया? देखो, Al के आजू बाजू में 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। Al इज अटैच्ड टू 3 क्लोरीन एटम्स और ये तीनों सिंगल बॉन्ड्स हैं, तीनों सिंगल बॉन्ड्स हैं कि नहीं? तो Al एल्यूमिनियम के आजू बाजू में 3 क्लोरीन है, तीनों सिंगल बॉन्ड्स हैं।
तो एल्यूमिनियम के आजू बाजू टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, जहां से भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए मैं ले लूं ताकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। समझ में आया? व्हाई इट इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीशीज। व्हाई? बिकॉज दे देमसेल्व्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आजू बाजू, हमको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ओके, सो इट इज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा BF3, सेम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, राइट। यहां भी तुम देख सकते हो कि बोरॉन के आसपास जो है 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। बोरॉन के आसपास, बोरॉन साथ 3 फ्लोरीन अटैच्ड है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? थर्ड, कुछ इस तरह के स्पीशीज होते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बीन्स। कुछ इस तरह के स्पीशीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्बीन्स। देखो कार्बीन्स भी तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्यों? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इस बॉन्ड के, 2 इस बॉन्ड के, 4 और 2 6। अगेन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो बीइंग न्यूट्रल इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, बीइंग न्यूट्रल इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। फोर्थ एग्जांपल मैं दूंगा कुछ इस तरह का, NR, इसको मैं बोलूंगा नाइट्रीन, इसको बोलूंगा नाइट्रीन। नाइट्रोजन के पास देखो 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और 4 और, ठीक है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अगेन वो भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। वन मोर एग्जांपल, SO3। अब तुम सोचोगे SO3 कैसे? अगर तुम उसका देखोगे स्ट्रक्चर तो सर सल्फर में तो सब कुछ कंप्लीट है, ऑक्टेट वगैरह सब कुछ कंप्लीट है सल्फर का। तो अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करोगे तो कंप्लीट है। होता क्या है, सल्फर के साथ कितने ऑक्सीजन अटैच है? 3 ऑक्सीजन अटैच है। ध्यान से सुनना कि व्हाई इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जब मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं, जब लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उसमें पूछते हैं सर आपने तो बोला था कि ये इट इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन लुईस स्ट्रक्चर के हिसाब से तो सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट आ रहा है, तो फिर वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो गया? देखो यहाँ पे होता क्या है, सल्फर के साथ में 3 ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है। ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। ऑक्सीजन सल्फर पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में आते हैं, ग्रुप 16 में आते हैं, लेकिन ऑक्सीजन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से। या मैं ऐसा बोलूंगा, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आफ्टर फ्लोरीन, राइट। तो ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर के कंपेयर में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है ना सल्फर पास से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, राइट, बॉन्ड में पोलैरिटी इंड्यूस होगी। सल्फर के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि उसके सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो सल्फर के आसपास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। सल्फर के आसपास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाई दिस सल्फर इन SO3, राइट, that acts as the electrophilic center. This is the electrophilic center and hence the whole molecule becomes a electrophile. I hope you are understanding with reasons कि क्यों वो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, SnCl4, SN मतलब टिन, SN मतलब टिन, ठीक है। SnCl4 का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, आई विल ड्रॉ इट हियर, कुछ ऐसा होगा SN। सर 1 2 3 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, यस ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल है, बिकॉज अगेन क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन SN। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और ये जो टिन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसा चारों बॉन्ड्स में होगा, ऐसा चारों बॉन्ड्स में होगा, तो इसकी वजह से टिन SN के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, समझ रहे हो, राइट। और उस वजह से ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये कैसा हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, बिकॉज जो SN है, जो टिन है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एक्सपीरियंस करेगा, इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ओके, एंड दिस होल मॉलिक्यूल विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया सबको? वेरी इजी, ठीक है। अगर समझ में आया तो लेट मी गिव यू वन मॉलिक्यूल, ठीक है, मुझे सोच के बताओ कि क्या वो इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, सोच के बताओ। NH4+, क्या वो इलेक्ट्रोफाइल होगा? देखो कौन सा चार्ज है उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या वो इलेक्ट्रोफाइल होगा?
यू आर सेइंग नो, क्यों नो? बिकॉज न्यूट्रल एटम, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए, कोई आयन नहीं है। मैंने बताया इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या न्यूट्रल चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। दो इट हैज पॉजिटिव चार्ज, इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट, और ऐसा कुछ मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी यहाँ पे नहीं है। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट। हाइड्रोजन जो है NH4+ का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, राइट, तो हाइड्रोजन कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है नाइट्रोजन से कि इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे उसके पास से। ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो व्हाई विल इट सीक इलेक्ट्रॉन्स? इफ इट इज ऑलरेडी स्टेबल, इट इज ऑलरेडी हैविंग कंप्लीटेड ऑक्टेट, व्हाई विल इट टेक मोर इलेक्ट्रॉन्स? इट विल नॉट टेक मोर इलेक्ट्रॉन्स, राइट, सीधी बात है। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहलाएगा। सेम एग्जांपल आई कैन गिव यू फॉर द सेम रीजन, H3O+ हाइड्रोनियम आयन, H3O+ इज ऑल्सो नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, इट इज ऑल्सो नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये मैं तुमको सोचने को दे रहा हूं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो इसका और देख लो कि वाई H3O+ इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, राइट। मैं करवाऊं? ठीक है, चलो रेडीमेड मैं करवा देता हूं। H3O+ का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, लेट मी ड्रॉ इट हियर। H3O+ का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, O H H H। तुम देख सकते हो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो 2 2 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 8, ऑक्सीजन पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट कंप्लीट है। और हाइड्रोजन ऐसा है नहीं कि ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो इलेक्ट्रॉन खींच भी नहीं सकता, राइट। ऐसा भी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एक्सपीरियंस करेगा, ऐसा नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसके अलावा हमारी कुछ जो स्टेबल आयंस है Na+, अब Na के ऊपर भी प्लस चार्ज है, पर फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों Na+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? क्योंकि Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नियॉन के जैसा है, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस ऑर्बिट है, वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा, क्यों वापस से अनस्टेबल बनेगा, ठीक है। Na+ है, या लिख सकते हैं Ca+2, Ca+2 का कन्फिगुरेशन आर्गॉन के जैसा है, Ca+2 का कन्फिगुरेशन, वो भी क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा और अननेसेसरी जो है अनस्टेबल बनेगा, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज, तुम सिर्फ चार्ज देख के, पॉजिटिव चार्ज देख के पता नहीं लगा सकते कि हाँ सर ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है। जस्ट बाय लुकिंग एट पॉजिटिव चार्ज यू वोंट अंडरस्टैंड कि वेदर इट इज इलेक्ट्रोफाइल और नॉट। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज, राइट। फिर चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो फिर वो इलेक्ट्रोफाइल है। आई होप दिस मेक्स द कंसेप्ट वेरी क्लियर। यस, चलो, तो हमने देखा अभी हेटेरोडाइटिक फिशन में कि हेटेरोडाइटिक फिशन में जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, और हमको एक पॉजिटिव स्पीशीज मिलती है जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, एक नेगेटिव स्पीशीज मिलती है जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल सबको समझ में आ गया, अब हम समझते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज। जिस तरह से इलेक्ट्रोफाइल्स वर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज, वैसे न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल, अगेन इस वर्ड को तुम तोड़ोगे और वर्ड को समझोगे तो न्यूक्लियोफाइल, अगेन संधि तोड़ो तो न्यूक्लियो प्लस फाइल। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियो स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस, फाइल स्टैंड्स फॉर अट्रैक्शन। Nucleo stands for nucleus and phile stands for attraction. So these species are attracted towards the nucleus. Nucleus has positive charge, that we all know. Nucleus of any atom will have positive charge. So these species are attracted towards the nucleus. Why they are attracted towards the nucleus? Because they themselves have they have electrons in excess, right? They have excess electrons. Because of these excess electrons, they will be attracted towards the nucleus. So why they are attracted towards the nucleus? Because they have
एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर ये क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के पास में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो होते तो वैलेंस ऑर्बिट में ही है लेकिन वो बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, राइट? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं जो एटम के पास ही होते हैं, उसके वैलेंस ऑर्बिट में ही होते हैं लेकिन वो बॉन्ड फॉर्म नहीं करती हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, उसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम यहां देखोगे, ये देखो कार्बन के पास में ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कार्बन के वैलेंस ऑर्बिट में है लेकिन वो बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग। ठीक है, इसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये देखो नाइट्रोजन के पास तुम देख रहे हो, ये एक पेयर है और ये दूसरी पेयर है, राइट? ये दूसरी पेयर है, सॉरी, लेकिन वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, राइट? तो इसको लोन पेयर बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, एटलीस्ट वन, कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उनके पास, कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके पास होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल अगेन दो तरह के हो सकते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस और एक न्यूट्रल। जो भी हो, नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो, जो भी हो, बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने चाहिए। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन, जब मैंने बोला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कहां पे करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन उस एटम के उस पार्ट में जाके या मॉलिक्यूल के उस पार्ट में जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, सपोज ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इसको अपने इलेक्ट्रॉन देने हैं। ये कहां पे देगा? ये पूरा तुम्हारा मॉलिक्यूल है, मान लो कि ऐसा कुछ है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लगे हैं, ए बी एक्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन आजू बाजू एटम्स लगे हैं। ठीक है, या वेट, लेट मी नॉट डू इट लाइक दिस। ये न्यूक्लियोफाइल है और मान लो कि मेरे पास एक ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। यहां पे तुम देखो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर है। तो ये जो पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो यहां पे जाके ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स विल गिव द इलेक्ट्रॉन्स, बट वेयर विल इट गिव इलेक्ट्रॉन्स? इट विल गिव द इलेक्ट्रॉन्स टू दैट पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट? बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है तो वो न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लेगा ही क्यों? ओके, सो न्यूक्लियोफाइल्स, एज आई टोल्ड यू, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दे आर न्यूट्रल। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल में आएगा तुम्हारा F माइनस, Cl माइनस, हेलोजन्स, हैलाइड आयंस, OH माइनस, NH2 माइनस, राइट, Cn माइनस, एक्सेट्रा। ये सब नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल में आएंगे। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स जनरली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, देखो, करेक्ट है ना? ऑक्सीजन के वैलेंस में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के वैलेंस ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन उसने यूज करे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, बाकी के 4 रह गए। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पीशीज की तरफ अट्रैक्ट होगा, हेंस इट्स अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अल्कोहल्स को हम ROH इस तरह से इंडिकेट करते हैं। अल्कोहल्स को देखो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, राइट, टर्शियरी अमाइंस, एक्सेट्रा। ये जो सब मॉलिक्यूल्स हैं, ईथर्स, मोस्टली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होंगे वो तुम्हारे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स में आएंगे। इज दैट वेरी क्लियर? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो तुम्हारे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स में आएंगे, राइट? तो इस तरह से होता है कि व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल? और न्यूक्लियोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज। 2 तरह की होती है, नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल। ठीक है, अब हमने जो अभी इलेक्ट्रोफाइल देखा, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा या पढ़ोगे कि जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जो होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, उसको हम ल्यूइस एसिड बोलते हैं, ल्यूइस एसिड, राइट, उसको हम ल्यूइस एसिड बोलते हैं।
पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट। कि ल्यूइस एसिड बोलते हैं, ओके, ल्यूइस एसिड। व्हाट आर ल्यूइस एसिड्स? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीशीज आर नोन एज ल्यूइस एसिड्स। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, उसको हम बोलते हैं ल्यूइस बेसेस या ल्यूइस बेस, उसको हम बोलते हैं ल्यूइस बेस। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? सो दिस इज अबाउट न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा होमोलाइटिक फिशन। ठीक है, एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं, शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले देखा होमोलाइटिक फिशन। तो होमोलाइटिक फिशन क्या होता है? होमोलाइटिक फिशन मतलब कि तुम्हारी जो कोवेलेंट बॉन्ड है दो ऐसे एटम्स के बीच में बनी हुई है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी कम है। तो जब बॉन्ड ब्रेक होती है तो दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे बॉन्ड का, एंड दिस इज नोन एज होमोलाइटिक फिशन, राइट। होमोलाइटिक फिशन के कारण तुमको ये जो स्पीशीज मिलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले जो स्पीशीज मिलते हैं, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, उनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स रिएक्टिव क्यों होते हैं? बिकॉज उसके ऊपर अभी उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन लेने का ट्राई करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए वो रिएक्टिव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फ्री रेडिकल्स का ऑर्बिटल डायग्राम, राइट। sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है, तो ये जो तुम ब्लू लाइंस देख रहे हो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, और ये p ऑर्बिटल है जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। और कौन से फैक्टर्स जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन फेवर करते हैं? हेल्पर, HELPER, फुल फॉर्म्स ये रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि अगर एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा? हेटेरोलाइटिक फिशन होगा। हेटेरोलाइटिक फिशन में क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, तो हमको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा और हमको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीशीज, राइट। व्हाई दे आर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग? बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दे आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल चार्ज। ये सब पॉजिटिव चार्ज आयन्स है, लेकिन क्या हर पॉजिटिव चार्ज आयन इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है? नहीं। वो पॉजिटिव चार्ज आयन जो कि इलेक्ट्रॉन सीक कर रही है, इलेक्ट्रॉन ले रही है, वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज अगर न्यूट्रल है तब भी वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। ये सब उनके एग्जांपल्स है, रीजन के साथ मैंने समझाया तुमको कि क्यों कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, राइट। वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है या न्यूट्रल भी हो सकती है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगी? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट होगा तुम्हारे मॉलिक्यूल में, वहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगी, उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप तुमको फ्री रेडिकल्स, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, होमोलाइटिक फिशन, हेटेरोलाइटिक फिशन ये सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।